नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रॉफी उठाओ चैंपियन। मैं हूं आपके साथ शिवालिका, मेरे साथ है मेरे सहयोगी ललित। नमस्कार। और देखिए, क्रिकेट का सबसे रोमांचक टूर्नामेंट आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 लगातार चल रहा है और आप हर पेशकश जो हर मैच के बाद देख रहे हैं बंसल न्यूज़ पर खास। और चूंकि मौका हिस्ट्री डिफीट करने का और हिस्ट्री रिपीट करने का है और 2024 की विक्ट्री के बाद अब लड़ाई कप को डिफेंड करने की। हालांकि भारत का प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा है, लेकिन आगे उम्मीदें बहुत सारी है और इसलिए हम कहते हैं ट्रॉफी उठाओ चैंपियन। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में आज शाम को 7 बजे पल्ले खेले स्टेडियम में भिड़ेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान। और ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि सेमीफाइनल की दहलीज पर एक खड़ा हुआ निर्णायक मैच इसे हम कह सकते हैं। सुपर 8 में हर बॉल, हर रन, हर विकेट की कीमत दोगुनी हो चुकी है। तो देखिए, पल्ले खेले की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को मुस्कुराने का मौका जरूर देती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है स्पिनरों की फिरकी मैच की दिशा बदल सकती है। अब ऐसे में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक पर सबकी नजर टिकी है। उनका अनोखा एक्शन चर्चा का विषय रहा है क्योंकि बल्लेबाजों को कई बार उलझाया है, लेकिन इंग्लैंड खेमे में कोई घबराहट दिखाई नहीं दे रही। कप्तान हैरी ब्रूक और एक्सपीरियंस्ड लियाम डॉसन साफ कर चुके हैं कि जो स्ट्रैटेजी होगी वो सिर्फ एक खिलाड़ी के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरी टीम के खिलाफ है। तो तैयार हो जाइए एक हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। थोड़ी देर में टक्कर होगी, सबसे पहले टॉस होगा, लेकिन इस पर बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। आशंका है 25% की बारिश हो सकती है। ऐसे में मैच के दौरान बारिश का थोड़ा खलल पड़ सकता है, रोमांच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो मैच कैसा रहने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारे साथ क्रिकेट हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय जुड़ गए हैं। प्रत्यय, बहुत स्वागत है आपका। हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड है आपको वेलकम करने के लिए। हाँ प्रत्यय, एक जानना चाहूंगा क्योंकि देखिए अब अगर हम दोनों ही टीमों के बारे में बात करें, हमारा इंटरेस्ट इसलिए होता है कि पाकिस्तान सामने होता है। भारत के बारे में तो हम लगातार बात करते हैं, लेकिन अगर 31 मैच इनके बीच में हुए हैं और अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने 20 मैचेस, पाकिस्तान केवल 9 मैच जीत चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि एक हारे हुई टीम से बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, हम भारत से तो करते ही हैं, क्या पाकिस्तान कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है इंग्लैंड के सामने? क्योंकि चांसेस तो इंग्लैंड के ज्यादा दिख रहे हैं। बिल्कुल ललित जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आप रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल साइड है वो। वो अपने दिन पर किसी भी टीम को डिफीट कर सकते हैं और जब नहीं चलते हैं तो वो किसी एसोसिएट नेशन से हार भी सकते हैं। और ये आज से नहीं, ये उनकी सालों की टीम्स में जितने भी आप उठा के देखेंगे पुराने टूर्नामेंट्स, ये एक पैटर्न उनका है। तो उनका यही पैटर्न है कि कोई पैटर्न नहीं है और वो अनप्रिडिक्टेबल है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि देखिए, इंग्लैंड को निश्चित तौर पर सतर्क रहना होगा। लेकिन जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा टाइट है क्योंकि अगर आप पिछला मैच उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ वॉश आउट रहा, तो अब जो मार्जिन ऑफ एरर है वहां से उनको 1 पॉइंट जरूर मिला है। लेकिन जो मैच अगर पूरा होता तो जो भी टीम होती जो जीतती वो ज़्यादा बेनिफिशियल एक सिचुएशन में होती। लेकिन क्योंकि वो मैच अब वॉश आउट हो चुका है और 1-1 पॉइंट दोनों टीम्स ने शेयर किया है, तो ये ऑलमोस्ट एक मस्ट विन टेरिटरी पाकिस्तान के लिए भी बन गई है। क्योंकि अब वो अगर एक भी मैच हारते हैं तो ये निश्चित हो जाएगा कि उन्हें दूसरी टीम्स के रिजल्ट पे फिर डिपेंड करना पड़ेगा और वो एक भी पॉइंट अब यहाँ से ड्रॉप नहीं कर सकते। इंग्लैंड की जहाँ तक बात है, देखिए मुझे लगता है वो सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास एक वेन्यू का है क्योंकि पिछला मैच वो यहाँ पे खेले और जीते। और उसके पहले भी, वर्ल्ड कप के पहले, वो 3-0 से यहाँ पर ही उन्होंने सीरीज खेली थी जिसमें श्रीलंका को 3-0 से उन्होंने मात दी थी। तीनों मैचेस इसी वेन्यू पर हुए थे। तो बीते कुछ हफ्तों में वो 4 मैचेस यहाँ पे खेल चुके हैं। तो वो जो एक कंडीशंस को जानने का और उसका एक जो एडवांटेज होता है वो डेफिनेटली इंग्लैंड के साथ में होगा। टीम्स में इशू उनके भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड अभी तक किसी ना किसी तरीके से वो एक रास्ता निकाल ले रहे हैं और मैचेस जीत ले रहे हैं। मार्जिन भले ही कम रहती है, लेकिन इंग्लैंड कहीं ना कहीं से जीत का रास्ता तो जरूर निकाल रहा है। एक और बड़ी खबर है हमारे पास, पहले वो रिपोर्ट दिखाएंगे दर्शकों को, फिर उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए अब हर मैच नॉकआउट है। सुपर 8 में एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन परफॉर्मेंस बेहद ही निराशाजनक रहा है। जहां सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से हार के बाद ब्लू आर्मी का सेमीफाइनल का रास्ता मुश्किल हो गया है। अब सवाल तो यह है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला टीम इंडिया को आखिरी 4 में कैसे पहुंचा सकता है, आखिरी 4 में क्या पहुंचा सकता है। यह खास रिपोर्ट देखिए।
तो देखिए, एक तरफा जीत ही अब उम्मीद बची है। ललित चेपॉक में स्पिन का दाव लगता है या नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन में भी चेंजेस करने की बात लगातार कही जा रही है। जिम्बाब्वे को अब हराना नहीं, जोरदार तरीके से हराना होगा। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। ये वही पल है जिसमें क्रिकेट को धर्म मानने वाले हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा। क्रिकेट फैंस में मायूसी छा गई, लेकिन अब टीम को इससे आगे बढ़ना होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत अब मैथमेटिकल सर्वाइवल वाले हालात में है। साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारत का नेट रन रेट गिरकर हो गया है -3.800। पॉइंट्स टेबल में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका बेहतर रन रेट के साथ आगे है। ऐसे में अगर टीमें बराबर पॉइंट्स पर भी पहुंचती हैं, तो फैसला नेट रन रेट से ही होगा। फिलहाल इस गणित में भारत काफी पीछे है। अब सवाल यह है कि भारत को करना क्या होगा। दरअसल अब सिर्फ बात जीत की नहीं है। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है और 220 के आसपास स्कोर बनाता है, तो उसे सामने वाली टीम को 120 या उससे कम पर ही रोकना होगा, यानी 100 रन या उससे ज्यादा की जीत जरूरी होगी। वहीं अगर चेस करना पड़े तो 150 से 160 जैसे टारगेट को 11 से 12 ओवर में ही चेस करना होगा, जिससे नेट रन रेट में बड़ा उछाल आए। साफ है कि मैच जीतने से ज्यादा जरूरी होगा उसे पूरी तरह एक तरफा बनाना। टीम कॉम्बिनेशन पर भी मंथन जारी है। ओपनिंग जोड़ी में चेंजेस किए जा सकते हैं और पावर प्ले में 70 से ज्यादा रन बनाने की अटैकिंग स्ट्रेटजी पर भी प्लानिंग हो रही है। मुकाबला चिपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां स्पिनरों को मिलती है मदद। ऐसे में भारत 3 स्पिनर्स के विकल्प के साथ उतर सकता है, जिससे बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद अपोनेंट टीम को स्पिन जाल में फंसाया जा सके। अगर भारत अपने दोनों बचे हुए मैचेस जीत लेता है तो उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। तब भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं होगी, क्योंकि अगर बाकी टीमें भी बराबर पॉइंट्स पर पहुंची तो फैसला नेट रन रेट से होगा। ऐसे में अगर भारत सिर्फ एक मैच जीतता है तो सेमीफाइनल की राह और मुश्किल हो जाएगी और उसे दूसरे मैचों के रिजल्ट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। डिफेंडिंग चैंपियन के लिए ये टूर्नामेंट अब रफ्तार का नहीं बल्कि हिम्मत और स्ट्रैटेजी का इम्तिहान है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला औपचारिक नहीं बल्कि डू और डाई के हालात में होगा। टीम इंडिया को जीत नहीं बल्कि ऐसी जीत चाहिए जो सेमीफाइनल की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए, इस खास रिपोर्ट को लेकर हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा भी कर लेते हैं। प्रत्यय, सबसे ज्यादा सवाल जो उठ रहे थे अब वो यही उठ रहे हैं कि लगातार खराब परफॉर्मेंस के बाद अब क्या टॉप ऑर्डर या फिर ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव किया जा सकता है, या ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन में क्या कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले मैच को देखते हुए? अभी भी इंडिया नहीं चेंज करेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन सिर्फ संजू सैमसन है और उनके लिए आपको अभिषेक शर्मा को बैठाना होगा। मुझे लगता है, देखिए, कन्वेंशनल विजडम से अगर आप जाएं तो निश्चित तौर पे संजू सैमसन को आना चाहिए वापस, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बाहर किसी वजह से गए थे, क्योंकि उनके रन्स नहीं बने। वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे, लेकिन ईशान किशन ने जो फॉर्म दिखाया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, जो उनका रन था झारखंड के साथ, और उसके बाद आकर के जब इंडिया में भी खेले हैं और जिस तरीके के परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिए हैं, ये वजह थी कि उन्होंने रिप्लेस किया संजू सैमसन को। अगर आप सैमसन को लाके एक मैच पे ट्राई करना चाहते भी हैं तो भी वो एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जरूर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सैमसन ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है इस दौरान, और जो खेली है वो बहुत अच्छी नहीं खेली है। और अभिषेक शर्मा ने भी बहुत ज़्यादा समय बिताया नहीं है मिडिल में, क्योंकि वो डक पे आउट होते गए। इसका यही मतलब है कि उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया है, लेकिन एटलीस्ट वो मैचेस फिर भी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद अभी भी अभिषेक शर्मा को बाहर बैठाने का फैसला नहीं लेगी इंडियन टीम। चेंज की अगर आप बात करें तो मेरे लिहाज से अक्षर पटेल मुझे लगता है वापस आएंगे, और इस टीम में कहीं ना कहीं अगर आप देखें फिनिशिंग के लिए और जो बैटिंग डेप्थ पे इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा है, वो चाह रहे हैं कि 8 या 9 नंबर तक हम बैटिंग करें। उसकी वजह से आप रिंकू सिंह को खिला रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक बहुत ज़्यादा चांस नहीं आया और उतना ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं है। तो मेरे लिहाज से अगर आप रिंकू सिंह को हटा करके कुलदीप यादव को लाने की कोशिश करते हैं, उनके 4 ओवर है, क्वालिटी स्पिन है, स्पिनर है वो, और उनको खेलना आसान नहीं होगा, चाहे कैसी भी सर्फेस हो। अगर थोड़ी भी हेल्प होती है तो कुलदीप एक ऐसे गेंदबाज हैं जो डोमिनेट करना जानते हैं ऑपोजिशन को, लेकिन तो अगर उन्हें आप प्ले में लाते हैं तो वो एक मूव हो सकता है। बिल्कुल। प्रत्यय, क्या लगता है आपको, जो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो एक ही शैली में खेल रहे हैं? हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं
बस आना, आते बराबर मारना शुरू कर देना, आक्रामक खेल दिखाना। लेकिन हर यहाँ वैसा पिच नहीं होती आईसीसी की। अगर हम पिच की बात करें, बिल्कुल ही अलग पिच है। यहाँ पर उतना बैट्समैन को उतना फ़ायदा नहीं मिलता। कौन सी बॉल रुक कर आएगी, कौन सी बॉल कहाँ टर्न हो जाएगी, ये कहना और उसको पढ़ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में बहुत संभल के खेलना पड़ता है। या जैसे कि आप पहले भी कहते आए कि थोड़ा सा संभल कर खेलें, पहले जम जाए और फिर मारे, या फिर आते बराबर मारना शुरू कर दे। क्या ये जो रणनीति कहीं फेल हो रही है, या फिर चूंकि अब ये समय नहीं है कि अब कोई बहुत बड़ा बदलाव किया जाए? आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल ललित जी, मुझे लगता है कि इंडिया ने अपनी बैटिंग ऑर्डर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश करी है। वो ये चाहते हैं कि आपके जितने भी बैटर्स हैं वो हर एक पोजीशन पर खेलने के लायक हों। कोई भी बैटर अपने रोल पे ना स्टिक करके चले कि वो नंबर 3 का बल्लेबाज है तो वो नंबर 3 पर ही खेलेगा, नंबर 5 का बल्लेबाज नंबर 5 पर ही खेलेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर भारत अपनी बैटिंग अप्रोच में लेकर के आता है और वो ये समझना चालू करता है कि अगर पिच वैसी नहीं है जहाँ पे हम पहली बॉल से जाकर के रन्स बना पाएँ या पहली बॉल से डोमिनेट कर पाएँ ऑपोजिशन को, वहाँ पे हम थोड़ा समय ले लेते हैं। क्योंकि हिटिंग एबिलिटी ललित जी बहुत है इस टीम के पास में, और अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक नाम देखेंगे, एक एक बंदा जो वहाँ बैठा है वो 6 हिटर है। तो अगर आपने 4-5 बॉल, 6 बॉल, 7 बॉल्स खेल भी ली, डॉट बॉल्स भी खेल ली, तो भी आपके पास वो कैपेबिलिटी है, वो आपकी हैसियत है कि आप बैक एंड में जाकर के रन्स तेज बना सकते हैं, एक बार आप सेट हो जाए तब। लेकिन अगर आप सेट नहीं होते, अगर आप पहले ही अपना विकेट गंवा देते हैं, अगर आप पहली बॉल से अग्रेसिव होने के चलते आउट हो जाते हैं, तो आप गेम में ऑलरेडी ऑपोजिशन को मौका दे देते हैं। और एक बार आप आउट हो जाते हैं उसके बाद गेम आपके लिए खत्म है, क्योंकि उस बल्लेबाज के लिए उसके बाद सीधे नेक्स्ट गेम है जो अपॉर्चुनिटी है। तो अभिषेक शर्मा हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे तिलक वर्मा हो, जितने भी ये बैटर्स हैं, उनके लिए केवल एक ही चीज आवश्यक है इस समय, कि वो थोड़ा समय बिताएं मिडिल में जाकर के। अगर पिच ऐसी है कि आप पहली बॉल पे निकल के मार सकते हैं तो आप बिल्कुल अपने शॉट्स के लिए जाइए, वहां पे डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पिच वैसी नहीं है तो आपको गेम की सिचुएशन को रिस्पेक्ट करके और जो सिचुएशन डिमांड कर रही है उस हिसाब से खेलना जरूरी है। बिल्कुल। इसी बीच एक अपडेट हम दर्शकों को दे दें। देखिए, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच 7 बजे शुरू हो जाएगा शाम को, लेकिन उसके पहले टॉस हो चुका है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। चलिए वापस चलते हैं रिपोर्ट की ओर और चर्चा करते हैं प्रत्यय से। प्रत्यय, ये पिच जो है आने वाली के लिए स्टेडियम, माफ करेगा, जो अगली पिच है वो स्पिन फ्रेंडली मानी जा रही है। साथ ही साथ अब क्या लगता है भारत की स्ट्रैटेजी क्या होगी कि रन फायर पे ज्यादा फोकस करें हम, या फिर स्पिनर की तिकड़ी उतार कर बल्लेबाजों को एक कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करें? जी देखिए, वो निर्णय मुझे लगता है टॉस पर आधारित होगा कि आप टॉस जीतते हैं या नहीं। अभी तक इंडिया ने जो किया है इस पूरे टूर्नामेंट में वो यही रहा है, साउथ अफ्रीका के मैच को हटा के, कि वो पहले बैटिंग करने गए और इंडिया एक चेजिंग फ्रेंडली साइड होते होते अब शायद वो टीम बन गई है जो डिफेंड करना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पाती है। और उसका कारण है कि जो बैटिंग की जो शैली हमने अपनाई है, इंडिया ने जिस तरीके की बैटिंग की है, अगर आप बोर्ड पर 250 रन कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आप ऑपोजिशन को बहुत बड़े दबाव में डाल देते हैं और फिर आप अपने आप को बैक कर सकते हैं कि अगर हमारे एक बॉलर का ऑफ डे हुआ भी, जैसा हमने वरुण चक्रवर्ती के साथ देखा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, या अगर कोई एक बॉलर उतना अच्छा नहीं भी चला, तब भी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम सामने वाले को, ऑपोजिशन को रोक सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पिचेस उस तरीके की नहीं मिली है, क्योंकि उतनी कंड्यूसिव नहीं है वो हिटिंग के लिए, तो वो प्लान आपका एसोसिएट्स के खिलाफ चल गया जो शायद उतने एक्सपोजर वाली टीम्स नहीं थी। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ गए, जो फॉर्म टीम है, जो आपके कैलिबर की टीम है, जो आपकी टक्कर की टीम है, उन्होंने आपको एक्सपोज कर दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ अगला मैच है, चेन्नई में है। देखिए, चेन्नई का जो ट्रैक है वो अपनी यूजुअल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं खेल रहा और बहुत लंबे समय से नहीं खेल रहा है। हम जो चेन्नई जानते हैं हमेशा से स्पिन फ्रेंडली जानते हैं, लेकिन चेन्नई में स्पिन को उतनी मदद नहीं मिल रही है जब से वो सरफेस रिले हुई है। और ये आईपीएल में हमने MS धोनी को भी बोलते हुए सुना है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और साथ ही साथ इस बार अगर आप स्कोर्स देखें तो 196, 199, 200 ऐसे 3 टोटल्स हैं जो वहाँ पे बड़े लगे हैं। उसके अलावा 182 ऐसे स्कोर्स हैं जो ये दिखा रहा है कि वो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। तो हो सकता है कि अगर इंडिया टॉस जीतता है तो वो वापस से अपनी बैटिंग फर्स्ट टेम्पलेट पे जाएगा और शायद एक बड़ा टोटल लगा के जिम्बाब्वे को, जैसा कल भी हमने देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ा टोटल सामने था, जिम्बाब्वे प्रेशर में आई और 107 रन से वो मैच हारी। तो एक वो तरीका हो सकता है, या फिर आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि अगर आप बहुत छोटे टोटल पे जिम्बाब्वे को रोकें और जितना जल्दी चेस कर सकते हैं उतना जल्दी करें ताकि आपके नेट रन रेट को एक बूस्ट मिले। मुझे लगता है पिछले मैच में भी आपने ये जिक्र किया था कि एक बार तो हमको चेस करके देखना चाहिए कि किस तरह से हम लोग कर पाते हैं। हालांकि मुकाबले में कई बार टॉस का भी अहम योगदान होता है, हार भी सकते हैं और ऐसे में जो है रणनीति बदलनी पड़ जाती, क्योंकि पहले से सोच के आते हैं आप कि आपको ये करना है। लेकिन दबाव तो ये है, कैसा भी मैच हो, आपको या तो पहले बैटिंग करनी है, आपको बॉलिंग करनी है, लेकिन रणनीति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप जीत हासिल कर सको।
बिल्कुल, और इस बार जरूरत एक बड़े मार्जिन की भी है। प्रत्येक छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर भी चाहूंगी कि जो भी जीत हो, भले ही हम चेज करके जीते तो हमें बहुत कम ओवर्स में जीत हासिल करनी होगी, और अगर हम पहले बैटिंग करने उतरते हैं तो एक बहुत बड़ा टोटल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि जब तक एक मार्जिन हमें बड़ा नहीं मिलेगा तब तक हमारे रन रेट में सुधार नहीं होगा, क्योंकि हम माइनस में चल रहे हैं, -3.8। बिल्कुल शिवालिका, मुझे लगता है इंडिया इस समय पर बहुत ही संकट की परिस्थिति में है, और खास तौर पे कल वेस्ट इंडीज की जीत के बाद, क्योंकि अब उनका जो रन रेट है वो +5.3 है और इंडिया -3, यानी आप 8 पॉइंट की बात कर रहे हैं जो इंडिया को कहीं ना कहीं एक तरीके से कवर अप करना है, और वो आसान नहीं होने वाला है। उसका एक ही तरीका है कि आपको दोनों मैच जीतने हैं, वो 100% गिवन है। वहाँ पे आपको कोई रिवायत नहीं है कि आप एक भी मैच ड्रॉप कर सकते हैं, और दोनों बड़े मार्जिन से जीतने, और फिर ये भी मनाना है कि साउथ अफ्रीका अपने दोनों गेम्स जीते, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका हारता है एक भी गेम यहाँ से तो इंडिया की राह फिर बहुत बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। तो इस समय पर मुझे लगता है वो जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर उन्हें काम करना चाहिए। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स जो हमेशा कहा जाता है क्रिकेट में, जो उनके हाथ में नहीं है उस पर वो उसके बारे में ज्यादा सोच करके उनके कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल, जो गलती हो गई तो हो गई, अब उसे हम सुधार नहीं सकते। सुधार इतना ही सकता है कि आने वाले मैचेस हम अच्छे प्रदर्शन करें और उम्मीद लगा के बैठे कि जो टीमें हारनी चाहिए वो हारे, ताकि हमको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रत्यय इस जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए, और हर समय आप विश्लेषण करते हैं क्रिकेट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल हमें इस सेगमेंट में दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ट्रॉफी उठाओ चैंपियन का सेगमेंट तो ये खत्म होता है, लेकिन उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।